इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में मेनली हमको जो है ना इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स बहुत सारे क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं, किस तरह से कौन सा सेक्टर काम करता है, सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, किस तरह से सेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अब जैसे चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ इकोनॉमी, तो अब इकोनॉमी का मतलब जानते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? Economy in this system according to which the money, industry and trade of a country or region are organized। ठीक है, जिस तरह से कोई कंट्री में जिस तरह से मनी का लेन देन होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ किस तरह से वर्क करती हैं, ट्रेड किस तरह से चलती है, वो जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, उस सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमी। किस तरह से वो कौन सा काम चल रहा है उस कंट्री में रिलेटेड टू मनी मैटर्स, किस तरह से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रीज रन कर रही है, दैट कम्स अंडर इकोनॉमी। अगला देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ मनी जनरेट करती है। जैसे कि अगर आपके कोई पेरेंट्स जॉब पर जाते हो, तो इफ़ दे विल गो टू जॉब, तो उनको क्या मनी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ अ सैलरी। तो जो भी चीज़ मनी जनरेट करती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब चैप्टर के नाम में आता है सेक्टर्स। सेक्टर्स होते हैं एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं उनको सेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड सेक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजर सेक्टर क्या होते हैं। तो मेजर टाइप्स ऑफ सेक्टर है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज नया है, हमको तो नया सेक्टर आएगा जो हम पहली बार क्लास 10th में पढ़ेंगे। बाकी ये जो हमारे 3 सेक्टर्स और ये 2 सेक्टर्स हम पहले ही छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। किससे शुरू करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। प्राइमरी सेक्टर वो चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल रिलेटेड चीज़ों में यूज़ होता है। ये चीज़ हमको पहले से ही पता है। प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। सेक्टर्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ नेचर, जो भी सेक्टर नेचर के साथ एसोसिएट होता है और जो रॉ मटेरियल तैयार करता है वो सेक्टर कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। When we produce a good by exploiting nature resources, it is an activity of the primary sector। अगर जब हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी गुड बना रहे हैं यूजिंग द नेचर की रिसोर्स, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट्स। मतलब वो जो होते हैं ना रॉ, जैसे कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है ये रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है ना, ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल बना रहा है। मतलब ये तो रॉ मटेरियल बना देगा, बट यही रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा और वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर जब तक सेकेंडरी सेक्टर के पास रॉ मटेरियल नहीं आया तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर होता है बेस का। अगर प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल ही नहीं देगा तो सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कैसे करेगा? दैट्स व्हाई इट इज द बेस। अब जो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर पे बढ़ते हैं। दैट इज आर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उनको चेंज कर देते हैं और उनको इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, और उनको दूसरे फॉर्म्स में बदल देते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हमने कॉटन लिया, कॉटन ने हमारा रॉ मटेरियल था। ठीक है, कॉटन हमारा रॉ मटेरियल था। कॉटन से बनेगी हमारी यार्न, फिर यार्न से पहले तो फाइबर्स निकलेंगे अलग अलग कॉटन के, फिर उससे यार्न बनेगी और उससे हमारी क्लोथ बनेगी कॉटन के। तो हमारा जो कॉटन था वो रॉ मटेरियल था, यानी कि हमारा नेचुरल प्रोडक्ट था। फिर हमने उसको अदर फॉर्म्स जैसे कि यार्न में भी चेंज करा और क्लॉथ में भी चेंज करा, और फिर क्लॉथ से बाद में टी शर्ट भी बना ली। तो वो अदर फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एंड मैन्युफैक्चरिंग किसके अंडर आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। अब डायरेक्ट आप चाहो तो कॉटन बेच सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉटन से टी शर्ट बनानी है तो आप टी शर्ट को ही खरीदना पड़ेगा। आप मतलब खुद कॉटन लेकर तो बनाओगे नहीं। आप चाहो तो उस नेचुरल रिसोर्स को बेच सकते हो, बट अगर आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर देते हो तो वो और अच्छी बन जाती है।
Since this sector gradually become associated with the different kinds of industries that come up, it is also called an industrial sector, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इसमें रन करती है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मेनली मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में है यार्न एंड क्लॉथ वीविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर। तो मैंने जैसे ही बताया था कि क्लॉथ बनता है, यार्न बनती है किसकी मदद से, कॉटन की मदद से। कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। टर्शरी सिर्फ इतना याद रखो, टर्शरी यानी कि सर्विसेज, जो भी सर्विस हमको क्या बोलते हैं, जो भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, जो भी हमको सर्विसेज देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अगर टर्शरी सेक्टर नहीं होगा ना, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में को फंक्शन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर प्राइमरी सेक्टर है, उसने रॉ मटेरियल्स बना लिए, अब रॉ मटेरियल्स बनाने के बाद उसको सेकेंडरी सेक्टर को देना है, सेकेंडरी सेक्टर को पहुंचाना है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। और ट्रांसपोर्ट की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, सोचो ट्रांसपोर्ट सर्विस, नाम में सर्विस आ गया, तो सर्विस प्रोवाइड करेगा टर्शरी सेक्टर। अब अगर टर्शरी सेक्टर नहीं होता तो क्या प्राइमरी अपने प्रोडक्ट सेकेंडरी को दे पाता, नहीं। तो टर्शरी दोनों ही सेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मैंने बता दिया जिस तरह से रॉ मटेरियल अब सेकेंडरी सेक्टर के पास गया था हमारा रॉ मटेरियल, तो उसकी प्रोडक्शन में हेल्प हुई। इसका एग्जांपल में आता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल। एग्जाम्पल, इसमें जितने भी डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स आते हैं वो भी टर्शरी सेक्टर में के अंडर आते हैं। कभी कभार प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके लिए, सीधे मैं लिख कर आया हूँ। इसको रीड कर देता हूँ क्योंकि सारी जो चीज़ें थी वो मैंने पहले ही बता दी। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोसेसेस नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज़ इनटू फिनिश्ड या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स। अब देखो सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स का क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमारे पास आई कॉटन, कॉटन से पहले मैंने बनाई उसकी यार्न के बाद मैंने उसका कपड़ा बना लिया, फिर कपड़े को कटिंग करके मैंने उसकी पूरी की पूरी टी शर्ट बना ली। तो ये जो था हमारा कॉटन, ये हो गया रॉ मटेरियल। जो फाइनल हमारी टी शर्ट बन के आई वो हो गया फिनिश्ड गुड्स। लेकिन बीच में मैंने यार्न और कपड़ा बनाया था, ये थे सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये दोनों थे सेमी फिनिश्ड गुड्स। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो है प्राइमरी सेक्टर पे जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इसके पास रॉ मटेरियल नहीं आया तो काम कैसे चलेगा। ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन दिस सेक्टर इंडिकेट्स एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर हमने ज़्यादा डिपेंडेंस दिखा दी प्राइमरी सेक्टर पे, तो हमारी डेवलपमेंट, हमारा देश जो है ना वो अंडर डेवलप्ड कहलाएगा। अ शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर इंडिकेट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर प्राइमरी सेक्टर में इतने सारे लोग जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर वो सेकेंडरी सेक्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप्ड कहलाने लगेगी, डेवलप्ड होने लगेगी। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। इसका एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब इन 3 सेक्टर्स को कंपेयर करके देखते हैं। अब कंपेयर किस बेसिस पे करें, जैसे कि अगर 2 बच्चों को कंपेयर करना है तो वी विल सी दैट कौन सा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कौन सा बच्चा कितना अच्छे से गाना गाएगा, कौन कितना अच्छे से डांस करता है। सो वी हैव टू टेक सम, क्या बोलते हैं, सिनेरियोज, या फिर वी हैव टू टेक सम एट्रीब्यूट्स। कौन से बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, सो हम देखते हैं हम किस बेसिस पे हम इन सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. अब देखो सेक्टर का क्या काम होता है, इन सारे सेक्टर्स के अंदर है ना कुछ लोग काम करते हैं और वो कुछ लोग क्या करते हैं, काम करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम ये 2 चीज़ें ही यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कौन से सेक्टर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और कौन से सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। In an economy, there could be 1 or more sector which are dominant in terms of total production and employment,
while other sectors are relatively small in size। एक इकोनॉमी में हमेशा यही देखा जाता है कि कोई एक सेक्टर डोमिनेंट होता है दोनों चीज़ों में, उसी में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, या फिर कोई सा ऐसा सेक्टर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, और हमेशा ऐसा इकोनॉमी में देखा ही जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनल गुड एंड सर्विसेज, अब इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। यही मैं आपको बता रहा था, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये बहुत अच्छे से एग्जांपल है। देखो हमारे जो टायर्स समझ लो, अगर हमको कार बनानी है और कार का भी स्पेसिफिक हमको टायर्स बनाने हैं, तो टायर किससे मिल के बनता है? रबर से। रबर कहाँ से मिलता है? पेड़ से। तो टायर बनाने का बेसिक मटेरियल हो गया हमारा रबर। रबर से फिर मैंने उसको बनाया टायर, और टायर गया कार में। अब हमारा जो रबर था, हमको जो फिनिश गुड हमारी कार थी, ये फिनिश्ड गुड, रबर जो था वो हमारा रॉ मटेरियल था, और हमारा जो टायर बन के आया ये था हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। हम सेम हमारा कॉटन वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमने कॉटन ली थी, कॉटन से हमने बनाई थी यार्न से हमने उसका एक कपड़ा बनाया था, कपड़े के बाद हमने उसकी टी शर्ट बनाई थी। ठीक है, तो हमारा जो व्हाट हैपेंड, वापस बना लेते हैं। कॉटन से यार्न, फिर उसके बाद हमारा क्लॉथ, और क्लॉथ के बाद हमारी टी शर्ट। तो जो कॉटन थी वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, यार्न जो हो गया वो वापस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वापस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और फिर हमारी लास्ट की जो टी शर्ट थी वो हो जाएगी फिनिश्ड गुड्स। मतलब पहली वाली चीज़ रॉ मटेरियल, लास्ट वाली चीज़ फिनिश्ड गुड, उसके बीच में कुछ भी आएगा वो होगा हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। बेसिक प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट या फिर फाइनल गुड। रॉ मटेरियल क्या यूज़ करने में आते हैं? इंटरमीडिएट या फिर फाइनल गुड्स को बनाने में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या के लिए यूज़ होते हैं? टू मेक द फाइनल गुड या फिर फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स कौन से होते हैं? इट इज़ अ कमोडिटी that is used by the consumer to satisfy current wants or need, unlike intermediate goods which is utilized to produce other goods। अगर आप किसी इंसान को ये फाइनल गुड देंगे तो ही उसकी नीड सेटिस्फाई होगी। अगर आप रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड देकर आ गए तो उसकी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर हमने टी शर्ट बना, उसको टी शर्ट चाहिए, अगर आप चाहें तो उसको कॉटन ऐसे देकर आ जाए रॉ मटेरियल, तो क्या उसकी नीड पूरी हो पाएगी? अगर हम उसको ऐसे धागा देकर आ जाए कॉटन का, तो क्या उसकी नीड पूरी हो पाएगी? नहीं, उसकी नीड पूरी होगी उस टी शर्ट से ही। एग्जाम्पल देख लो, बिस्किट्स का है शायद एग्जाम्पल, है ना। देखो, अ फार्मर हु सेल वीट, प्राइमरी प्रोडक्ट है, टू अ फ्लोर मिल फॉर 8 रुपये पर kg। द मिल ग्राइंड द वीट एंड सेल द फ्लोर इंटरमीडिएट गुड टू अ बिस्किट कंपनी फॉर 10 रुपये पर kg। द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल to make 4 packet of biscuit. It sells biscuits in the market at the consumer for ₹60, यानी कि 15 पर पैकेट। बिस्किट आर द फाइनल गुड्स, दे हैव टू रीच द कस्टमर। इसमें क्या है? कंज्यूमर, सॉरी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल होता है और इंटरमीडिएट गुड होता है, इसकी प्राइस मैटर नहीं करती। मेन प्राइस किसकी मैटर करती है? हमारे फिनिश्ड गुड्स की। इसके कारण से इन्हीं की प्राइस को कैलकुलेट करा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, उसने जो फार्मर ने वीट दिया था, जो वीट था, हमारे यहाँ पे वीट की पिक्चर नहीं, हमारे यहाँ जो वीट था वो था 8 रुपये पर किलो, समझ लो। और उसने फिर उसका आटा बनाया जो था 10 रुपये का, और फिर उसने और अलग से शुगर और हमारा क्या मिला? शुगर एंड ऑयल। समझ लो ऑयल उसने डाला होगा 5 रुपये का, और हमारा ये जो शुगर थी ये 5 रुपये की। तो इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 रुपीज़। एंड अगर हम हमारा बिस्किट का देखें, उसके भी 15 रुपीज़ मिला लें तो हमारे कितने टोटल हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे 43 रुपीज़। इसलिए हम जो है ना, ये सब कुछ की प्राइस टोटल नहीं करते हम, और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की प्राइस ही लेते हैं हम। मतलब सॉरी, अगर हम चाहें ना, अगर हम इसकी ना भी मिला, छोड़ो, हमने देख लिया वीट 8 रुपये का था, और हमारा फ्लावर 10 रुपये का था, तेल 5 रुपये का, और शुगर 5 रुपये की, हम सब आ रहा है 28। तो इसमें हम ना ये सारे गुड्स की कैलकुलेशन नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखते हैं हमारे फिनिश गुड्स की। प्राइस कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ हमारे 15 रुपये। ठीक है, हम हमारे फिनिश गुड की प्राइस देखते हैं। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का है ना हमेशा डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। दीज आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल गुड्स जो है ना वही खाए जाते हैं, बीच में आने वाले गुड्स को नहीं खाया जाता। दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इनको प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। they are ready for use by final consumer, they are not ready for use for final consumers. They are made using intermediate goods, they are used as raw material for production of final goods. They are finished goods, they are unfinished goods. Their value is calculated. अब इन्हीं की वैल्यू कैलकुलेट होती है जीडीपी के लिए, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं होती.
दे आर नॉट कैलकुलेटेड। मैंने बता दिया ना, सिर्फ और सिर्फ हमने फिनिश्ड गुड की वैल्यू कैलकुलेट होगी 15 रुपये। ये हमारा जो वीट, फ्लावर, ऑयल एंड शुगर, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट होगी हमारी फिनिश्ड गुड की वैल्यू। इसका एग्जांपल है बिस्किट और फाइनल गुड, और इसका एग्जांपल है जैसे फ्लोर, दूध, शुगर, इंटरमीडिएट गुड है मेकिंग ऑफ बिस्किट के लिए। अब हमने बोला जीडीपी। जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। जीडीपी को समझाने से पहले एक बार मैं नॉर्मल भाषा में बोल देता हूँ, समझ लो। ये हमारा पूरा कोई कंट्री है, उसका पर्टिकुलर एरिया देख लो। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उन सबका टोटल में अगर ऐड कर दूं तो वही कहलाता है हमारा जीडीपी। एक डोमेस्टिक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड हमारे सर्विसेज बन रहे हैं, उन सभी की प्राइस अगर मैं टोटल कर दूं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। और हाँ, तीनों सेक्टर की चीज़ों के, प्राइमरी सेक्टर की भी, सेकेंडरी सेक्टर की भी और टर्शरी सेक्टर की भी, तीनों सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कहलाता है। हम अगर हम तीनों ही सेक्टर्स के गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कर दें तो वो हमारे क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, जीडीपी आ जाती है ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। एक साल की अलग होगी, फिर उसके अगले साल, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो 2023 की अलग होगी, 2024 की अलग होगी, 2025 की अलग होगी। समझ में आया? द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप चाहो तो ये डिफाइन भी लिख सकते हो। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। अब चाहो तो ये डिफाइन भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी डिफाइन, बट इस वाले डिफाइन में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सो आई रिकमेंड कि आप ये वाले डिफाइन लिख कर आना। वो कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। मैंने तो बता दिया कि अब एक साल के अंदर ये जो 3 सेक्टर्स हमको दिए हैं, तो ये 3 सेक्टर जितने भी गुड्स एंड कितने भी सर्विसेज बना रहे हैं, उन सबका अगर मैं टोटल कर दूं तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। तो ये टोटल करने का काम कौन करता है? ये टोटल काम करने का काम करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ये सिर्फ इसका सिंपल सा आंसर था। इन इंडिया द मेमोथ टास्क, मेमोथ यानी कि एक प्राणी होता था ना, पुराना वाला हाथी, तो मेमोथ जो बहुत बड़ा होता था, इसलिए बिग टास्क बोलने के लिए मेमोथ टास्क लिखा है। ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन Indian states and union territories collects information relating to total volume of goods and services and their prices and estimates the GDP। तो इसमें क्या होता है, ये मिनिस्ट्री है, ये सारे के सारी स्टेट से जानकारी लेती है। अच्छा, आपकी स्टेट ने कितना गुड एंड सर्विस बनाया आपकी स्टेट ने, और इसे वापस से 28 स्टेट्स की जानकारी हमारी मिनिस्ट्री लेती है एंड फाइनली उसको फिर ऐड कर देती है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो अब देखो कि इन तीनों ही सेक्टर्स में क्या बड़ा सा चेंज आया हिस्ट्री में। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए। प्राइमरी सेक्टर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। यानी कि जब हमारा इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, उस समय प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, एग्रीकल्चर began to prosper, it produced with much more food than before। अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आते गई, जैसे नए नए मशीन्स आने लग गई, इरिगेशन मेथड आने लग गई, हमारा प्राइमरी सेक्टर था ना, वो जो है वो इंक्रीज होने लग गई उसकी प्रोडक्शन। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। अब क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, तो प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में जाने लग गए। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। अब ट्रेडिंग में जाने लग गए, क्राफ्ट पर्सन बनने लग गए। Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. अब धीरे धीरे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ का कॉमर्स बढ़ने लग गया हमारे इंडिया में, और बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स आने लग गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आने लग गए, आर्मी हो गई, एक्सेट्रा। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector। अब जैसे कि उस समय क्या था कि अभी भी सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और तो और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कम अप एंड स्टार्टेड एक्सपांडिंग। जैसे जैसे हमारे नए नए मेथड्स आने लग गई थी मैन्युफैक्चरिंग की, तो और फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लग गई थी। पीपल हु वर्कड ऑन फार्म नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्री। अब धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से लोग
सेकेंडरी सेक्टर में आने लग गए थे। पीपल बिगेन टू यूज़ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे वर चीप। अब लोग जो हैंड से बने हुए चीज़ें जो लोग बेचते थे वो कम हो गई और सब लोग फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ें खरीदने लगे क्योंकि वो सस्ती होती थी। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि वो बहुत फिर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर जो था ना वो सबसे इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि वो बहुत सारे गुड्स बनाता था। फैक्ट्री ना गुड्स बनाती है, सर्विसेज बनाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, दैट्स वाई सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बन गया था। बट बहुत थोड़े समय बाद एक शिफ्ट देखने को मिली। दिस मीन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर है चेंज। अब धीरे धीरे एक शिफ्ट वापस से देखने को मिली, मतलब वापस से सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बदल गई। क्यों? शिफ्ट देखने को मिली टर्शरी सेक्टर में। अब टर्शरी सेक्टर में लोग आने लग गए थे। इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary in developed countries। अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो गया, पहले सेकेंडरी सेक्टर को माना जाता क्योंकि सारी फैक्ट्रीज जो थी वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती थी, तो सेकेंडरी सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। फिर बाद में सेकेंडरी सेक्टर को भी छोड़ के सारी शिफ्ट देखने को मिल गई टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। टर्शरी सेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट बना दिया गया। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। ज़्यादातर जो वर्किंग पीपल जो होते हैं ना वो टर्शरी सेक्टर में ही काम करते हैं और यही पैटर्न देखा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। अब हमको देखा है कि हमको करना है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। हमको देखना है कि किस तरह से हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स को। तो हम पहले देखेंगे कि हम सेक्टर्स की कंपैरिजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ऑन द बेस ओवर द 40 ईयर्स। एक सेकेंड रुको, आई थिंक सो, हाँ, ये जीडीपी कंपेयर कर रहे हैं हम अलग अलग सेक्टर्स की। तो देखो ब्लू कलर से जो सेक्टर बताया वो प्राइमरी है, लाल से सेकेंडरी, ग्रीन कलर से टर्शरी। तो मतलब कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में। तो अगर हम 1973 और 74 की बात करें, देखो प्राइमरी सेक्टर जो था ना वो सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देता था जीडीपी में, टर्शरी थोड़ा सा देता था और सेकेंडरी सबसे कम देता था। लेकिन हम जैसे ही अभी थोड़े देर सालों की बाद में बात करें तो देखो आप टर्शरी कितना सारा मैक्सिमम प्रोडक्शन जीडीपी में साथ दे रहा है, सेकेंडरी भी कर रहा है लेकिन उससे कम, और टर्शरी जो है सॉरी प्राइमरी जो है वो सबसे कम दे रहा है। 40 सालों में हमने देखा कि 1970 से 2013 एंड 14 में कि इंडिया ने बहुत सारी ग्रोथ देखी तीनों ही सेक्टर में। देख लो कि तीनों ही सेक्टर की ग्रोथ तो हमको हमारे सामने दिख ही रही है, एकदम रिमार्केबल, और तो और टर्शरी में तो रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिली है। एज ए रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 द टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया, पहले प्राइमरी सेक्टर था अब उसको रिप्लेस करके टर्शरी सेक्टर बन गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग। अब इसके क्या रीज़न है, इसके कितने रीजन है, 4 रीजन है। अब एक एक करके चारों रीज़न को देखो। पहला रीज़न है इंक्रीज इन डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। अब सबको सर्विसेज चाहिए। हमको कुछ पहले तो हम क्या करते थे, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, हम खुद की बाइसिकल या बाइक लेके हम जाया करते थे। लेकिन अब हमको एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमको कैब चाहिए, टैक्सी चाहिए, हमको कोई क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक बहुत सारी आजकल फैसिलिटीज आने लगे। आई थिंक अभी रैपिडो, हाँ रैपिडो तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंक्रीज इन डिमांड बढ़ने लग गई लोगों की। इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। सबको बेसिक सर्विसेज चाहिए। एंड आपको पता है बेसिक यानी सर्विसेज। सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, सर्विसेज यानी टर्शरी सेक्टर। नाम सुनते से याद आना चाहिए, सर्विसेज यानी टर्शरी सेक्टर। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। सेकेंड रीजन देखो, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब जैसे अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अगर डेवलप करेगा ना तो अपने आप टर्शरी सेक्टर की भी डेवलप करने लगा। क्यों? जैसे अगर प्राइमरी सेक्टर ने डेवलप करा तो वो पहले कम रॉ मटेरियल बनाता था, अब ज़्यादा बढ़ाने लग गया है। अब ज़्यादा बनाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट की भी ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। अगर उसने रॉ मटेरियल ज़्यादा बनाया तो उसको ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा लगेगी ज़रूरत। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा प्राइमरी में भी तो प्रोडक्शन बनेगा टर्शरी में भी। अगर सेकेंडरी सेक्टर ने ज़्यादा फिनिश गुड्स बनाए, देखो अगर प्राइमरी ने रॉ मटेरियल ज़्यादा बनाया तो हमारा सेकेंडरी का प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स भी ज़्यादा बनेगा। तो इन दोनों को ही ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन की, और उसका मतलब अपने आप प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ होगी तो टर्शरी की ग्रोथ अपने आप होगी। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अगर आपका रॉ मटेरियल ढेर सारा बना दिया प्राइमरी ने तो उसको स्टोर कहाँ रखेंगे, तो स्टोरेज फैसिलिटी का हमारे टर्शरी प्रोवाइड करता है। वैसे सेम टू सेम अगर आपको 2 लाइन में आपको करना हो खत्म, तो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी
सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विसेज। थर्ड रीजन देखो, इंक्रीज इन इनकम लेवल। आपको सबको पता है इनकम जो है टर्शरी सेक्टर में बहुत हाई होती जा रही है। इस इनकम लेवल राइजेस, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट। अब जैसे कि लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोगों की क्या लाइफस्टाइल बदल रही है कि हर दिन बाहर खाते हैं, क्या बोलते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग चीज़ों की, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देते हैं। मतलब लोगों की लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज होती जा रही है। इसलिए लाइफस्टाइल चेंज हो रही है मतलब कि उनकी इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ेगी, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, तो ये सारी सर्विसेज उनको कौन प्रोवाइड करेगा? लेविश लाइफ जीने वाली टर्शरी सेक्टर। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे आईसीटी बढ़ेगा, आईसीटी किसके अंडर आता है? हमारा टर्शरी सेक्टर के। आपको पता है आईसीटी टेक्नोलॉजी अभी सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर हमारा आईसीटी आता है। इसके कारण इंपॉर्टेंस टर्शरी सेक्टर को ज़्यादा दी जाती है बिकॉज अभी आईटी एरा चल रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड्स ऑल्सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services have been rising rapidly. However, not all the service sector is growing equally. Which service sector is growing? सर्विस दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल। अब देखो जैसे कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है यानी कि टर्शरी सेक्टर, इसके अंदर भी वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज आती हैं। तो कौन सी सर्विस ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है और कौन सी सर्विस अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है? तो जिन भी सर्विसेज में हाईली स्किल्ड लोग लगते हैं, एजुकेटेड लोग लगते हैं, वो सर्विसेज अच्छे से चल रही है। जैसे कि अपनी प्रोग्रामिंग हो गई, प्रोग्रामिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इसमें हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड लोग लगते हैं, इसलिए वो जो सर्विस है वो ग्रो कर रही है। लेकिन कौन कौन सी सर्विसेज ग्रो नहीं कर रही? जैसे शॉपकीपर हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन। भले देखो आप सोचो शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट, ऑटो वाला भी टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है, लेकिन उनकी सर्विसेज ग्रो हो पा रही कि नहीं? भाई उनको बहुत कम मिलता है पैसा उनकी सर्विसेज के लिए। These people barely manage to earn a living। बहुत मेहनत से वो अपनी रोज़ा क्या बोलते हैं उसको, अपने रोज़ाना के कंजम्पशन के लिए पैसे इकट्ठा कर पाते हैं। एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल फॉर देम। बट फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव उनके पास है नहीं करने को। अब देख लो सेक्टर्स कितना, मैंने आपको बताया था जीडीपी में पहले कितना परसेंट अपना प्राइमरी इतना परसेंट देता था, कितना 40% साथ देता था। हमारा जो सेकेंडरी है वो लगभग हमारा 10% दे रहा है, एंड हमारा टर्शरी है जो वो 50% साथ देता था हमारे 1973-74 में। लेकिन अब हमारा जो जीडीपी में संयोग है वो टर्शरी का सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी का उससे थोड़ा कम और प्राइमरी का सबसे कम। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें, एम्प्लॉयमेंट पहले कितनी थी प्राइमरी सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट थी 71 और सेकेंडरी में थी 11% और हमारे टर्शरी में 18। और 2017-18 में भी 44 यानी नियरली 50 यानी कि आधी एम्प्लॉयमेंट अभी भी क्या है? प्राइमरी सेक्टर में। बट द थिंग इज दैट आधी एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है जो ना के बराबर जीडीपी बना पा रही है। सोचो 50% लोग उस चीज़ में काम कर रहे हैं जो मात्र 10% जीडीपी बना रहे हैं, और 31% लोग उस चीज़ में काम कर रहे हैं, सिर्फ 30% जो 50% जीडीपी बना रहे हैं। मतलब ये जो लोग हैं ना यहाँ पे बहुत सारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि यहाँ 44 यानी 50% लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस वो भरे पड़े हैं यहाँ पर, उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं। अगर वो चाहे ना तो यहाँ से हट के सेकेंडरी में भी जा सकते हैं, टर्शरी में भी जा सकते हैं, यहाँ पर उसकी जीडीपी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया ना? ये समझ लो, ये ग्राफ हमको इसलिए दिए ताकि हम समझ पाएँ द कंडीशन। इवन इफ वी मूव अ फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर हम वो ग्रीन वाले में से कुछ पीपल हटा दें प्रोडक्शन नहीं बदलेगी। अदर वर्ड्स में ये है अंडर एम्प्लॉयड। ये नई टर्म आई है क्लास 10th में, आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट देखा है, एम्प्लॉयमेंट देखा है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयड वो होते हैं मतलब जो एम्प्लॉयड होकर भी अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वो हैं काम कर रहे हैं लेकिन वो काम जो है ना वो बिल्कुल ना के बराबर करे। अगर वो वहाँ से हट भी जाए ना, उस जगह से वो चले भी जाएं तो भी काम चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे लोग कहलाते हैं अंडर एम्प्लॉयड। मतलब अगर देखो कोई काम को करने के लिए 3 जन चाहिए, वहाँ पे 10 जने वो काम कर रहे हैं, तो बाकी 7 जने क्या होंगे? अंडर एम्प्लॉयड। काम तो वो कर रहे हैं 10 जने, पर उस काम को लिटरली में करने के लिए सिर्फ 3 जनों की जरूरत है, यानी बाकी 7 जने विल बी कंसिडर्ड एज अंडर एम्प्लॉयड। 9th क्लास में हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाती है।
समझे? तो कंफ्यूज नहीं होना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट सेम ही चीज है। Why didn't a similar shift of out of primary sector happen in case of employment? तो ऐसा क्यों नहीं होता है प्राइमरी सेक्टर में? क्योंकि मतलब हमने तो बोल दिया कि लोगों को ये करना चाहिए, बट लोग करते क्यों नहीं है? बिकॉज नॉट इनफ जॉब आर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। भाई वो तो चाहते हैं कि हाँ वो यहाँ से निकल के यहाँ सेकेंडरी एंड टर्शरी में चले जाएं, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में इतनी जॉब ही नहीं है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। मैंने बता दिया 50 या 44% जो है ना लोग वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। लेकिन जो जीडीपी वो तो इतनी कम बना रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे भले ही लेस नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी ज़्यादा जीडीपी बना रहे हैं। मतलब मोर पीपल आर इन एग्रीकल्चर देन इन नेसेसरी। मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में ज़्यादा लोग हैं एग्रीकल्चर में जितने नेसेसरी नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का फ़र्क देख लो। अनएम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन वो काम वैसे ही कर रही है, कोई ज़रूरत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। It refers to the situation where a person is without a job. Underemployment occurs when a job does not use an employee's full capabilities. वो 3 जन हैं, मतलब 3 जने का काम है, उसको 10 जन कर रहे हैं, और 7 जन जो है ना वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। मतलब जो 7 जने हैं वो फिर भी वही काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा जो 3 जन कर भी सकते हैं। मतलब वो उनकी फुल कैपेबिलिटी में काम नहीं कर रहे, वो उससे भी ज़्यादा कैपेबल हैं, उनकी फुल कैपेबिलिटीज़ में वो काम नहीं कर रहे हैं। देर इज़ ओनली वन टाइप, इसका एक ही टाइप है, लेकिन ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल यानी कि इंसान को पता है कि मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट हूँ, उसको पता है कि भाई ये काम 3 जन कर सकते हैं, पर फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं मेरे को 10 जने करने क्योंकि उसकी मजबूरी होगी। इनविजिबल यानी कि इंसान को पता ही नहीं कि ये काम 3 जने भी करेंगे तो हो जाएगा, मतलब वो 7 जनों को ये भी नहीं पता कि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयड है, सॉरी। मेन कॉजेज आर राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज हैं? वो होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्रॉप इन एग्रीगेट डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बदल रही है और जॉब्स कम होती जा रही है, इसका ये सारे कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय द डिस्पैरिटी इन अवेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्किल्स अवेबिलिटी। अगर आपको वो जो 7 जने हैं उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, एक ही टाइप का स्किल है, तो वो वहीं पर ही काम कर पाएंगे, इसलिए उनकी भी मजबूरी होती है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट विद द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर। एक स्मॉल फार्मर का केस लीजिए। लक्ष्मी जो है ना 2 हेक्टेयर का लैंड ओन करके रखती है जो अनइरिगेटेड है। वो डिपेंड करती है बारिश के ऊपर क्यों क्रॉप्स उगानी है, जैसे कि ज्वार और अरहर की क्रॉप। 5 मेंबर है उसकी फैमिली में, सबके सब उसके प्लॉट में काम करते हैं उस 2 हेक्टेयर की ज़मीन में पूरे साल। पर क्यों? क्योंकि उसके जो बाकी फैमिली वर्कर है उनके पास और कोई भी जगह नहीं है जाने की। उनके जो फैमिली मेम्बर है सबके सब एक के बाद एक वर्क करते हैं, कोई भी आइडल नहीं बैठता, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। पर एक्चुअल फैक्ट में क्या, ये जो लेबर है ना वो डिवाइड होता रहता है, जो ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड। वो कर तो रहे हैं काम, बट वो चाहे ना तो अगर लक्ष्मी अकेले चाहे तो भी वो लक्ष्मी या फिर उसका हस्बैंड 2 जन ले लो, वो दोनों चाहे ना तो पूरा खेत पे पूरा खेत पे काम कर सकते हैं। और बाकी जो 4 मेंबर है हाउस के वो चाहे तो दूसरी सर्विसेज से भी पैसे ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेर आर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। यानी कि वो जितना कर सकते हैं उससे भी कम करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू सम हु does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence underemployment is also called as disguised unemployment. अब आपने क्लास 9th में एक नया टॉपिक पढ़ा था, वैसे 10th में तो नहीं पूछा जाता है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मैंने बता दिया, कोई काम को 3 जने चाहिए बट फिर भी 10 जने उस काम को कर रहे हैं, तो वो जो 7 जने हैं ना वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि कोई फार्मर है उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो कोई दूसरे फार्मर की ज़मीन पे काम करता है, तो क्या वो पूरे साल काम करेगा? नहीं। वो जो दूसरा बड़ा फार्मर है जिसकी ज़मीन पे वो छोटा फार्मर काम करता है जिसके पास खुद की खेती नहीं है, तो वो बड़ा फार्मर उसको तभी बुलाएगा जब उसको कोई स्पेसिफिक काम कराना होगा। जैसे कि अगर उसको सोइंग करानी है उसकी सीड की, या फिर कभी पानी डलवाना हो तभी वो बुलाएगा, या फिर हार्वेस्टिंग के समय पर। ठीक है, तो मेनली इन तीन ही कामों के लिए बुलाया जाता है अराउंड अ स्पेसिफिक टाइम इन अ मंथ। मतलब कुछ महीने उसके पास जब वो बुलाएगा तब तक काम रहेगा, और जब वो नहीं बुलाएगा उसको कि नहीं भाई आज तो कुछ काम नहीं है तो जा,
तब तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा ना, तब तो उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, दैट्स वाई वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, बिकॉज, क्योंकि कुछ डिफाइन तो क्लियर हो गई होगी, बिकॉज ऑफ द सीजनल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चरल laborers find work only during busy seasons as sowing and harvesting। यहाँ पर लोगों को सिर्फ सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरीगेशन के टाइम पर ही, बिजी सीजन्स में काम मिलता है, बाकी टाइम उनको काम मिलता ही नहीं, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। डिड यू नो के फैक्ट है, 1 मार्क में आ सकते हैं। देयर आर लैक ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। ऐसे जो लक्ष्मी जो फार्मर हमने कहानी देखी, उसके जैसे बहुत सारे फार्मर हैं हमारे, लैक यानी कि लाख फार्मर हैं ऐसे हमारे यहाँ। This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer। मतलब अगर अपन वहाँ से एक प्राइमरी सेक्टर से कुछ लोगों को निकाल दें, उनको कोई अच्छा काम दें उसके बदले दूसरा, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। The income of the people who take up the other work would increase the total family income। और जो लोग हम प्राइमरी सेक्टर से अलग करके दूसरी जॉब दे रहे हैं ना, उनकी इनकम बढ़ेगी, फाइनली उनकी फैमिली में बहुत मदद आएगी। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अकर इन अर्बन एरियाज। अभी तो हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट देखी रूरल एरियाज में, मतलब 3 जने का काम है और 3 जने के काम में 10 जन कर रहे हैं वो काम, तो वो 10 जन में से 7 जन जो रहेंगे ना वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे, क्योंकि काम 3 जने का ही है, कर 10 जन रहे हैं, तो 7 जने हैं ना अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही देखी जाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में भी देखी जाती है। तो लेट्स सी कि अर्बन एरियाज़ में अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है। थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। अगर आप टर्शरी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर हैं जो अपनी एम्प्लॉयमेंट की खोज कर रहे हैं। they are employed as painters, plumbers, repair persons and other doing odd jobs। many of them don't find work every day। जैसे कि जो क्या कहते हैं, हमारे प्लम्बर्स, पेंटर्स और रिपेयर पर्सनस होते हैं जो ऑड जॉब करते हैं, तो उनको तभी पैसे मिलते हैं जब उनका कोई काम हो। लेकिन अगर कोई प्लम्बर को कोई फ़ोन ही नहीं कर रहा, बुला ही नहीं रहा, तो उसकी कोई इनकम नहीं हो पाएगी ना, दैट्स वाई उनकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं होती है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। हम लोग देखते हैं कि जो बहुत हैवी काम करते हैं, जैसे कि हमारे कुछ कार्ट्स को ऐसे पुश कर रहे होते हैं आगे, पूरा दिन वो काम करते हैं, बट दे अर्न वेरी लिटिल। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। हम ये देखते हैं कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी भी मजबूरी है ये काम करना, इवन दे डोंट वांट टू डू दैट। Construction of dams or canals to irrigate the farms can generate a lot of employment। तो now we are seeing to employment को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, employment को increase करने के लिए। अगर हम डैम्स को बढ़ा दें, और तो डैम्स अगर बन जाएंगे ना कंस्ट्रक्ट, तो वहाँ employment हो जाएगी। और गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और constructing better rural roads can provide productive employment to not just farmers but also other सच एज दोस्त इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। अगर हम रोड को अच्छा कर देंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा कर देंगे, स्टोरेज फैसिलिटी को, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत इंक्रीज़ होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लोकल बैंक जो है चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट जो देती है ना, लोकल बैंक्स को सेटअप करना चाहिए ताकि बैंक बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज़। हम जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री लगाते हैं ना, वो अगर हम सेमी रूरल एरियाज़ यानी कि गाँव के आसपास लगाएंगे तो गाँव के लोग उस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर दियर प्रोडक्ट्स। अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनाए दें तो फार्मर अपने प्रोडक्ट स्टोरेज में रख सकते हैं, पूरे साल अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। एम्फोसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। हमको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स पर ध्यान देना चाहिए। In India, about 60% of the population belong to age group of 50 से 29। इंडिया में 5 से 29 ईयर के लोग 60% है, यानी कि हमारे देश के युवा सबसे ज़्यादा है। और आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।
5 से 29 साल की उम्र में जो बच्चे इंस्टीट्यूट मतलब यानी कि एजुकेशन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50% है, 51/50 मान लो। द रेस्ट एंड पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन 18 ईयर्स मे बी एट होम, मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर। ये डिड यू नो में पूछा जा सकता है। तो खासकर 5 से 29 में भी जो 18 से नीचे हैं ना जो बच्चे, वो मेनली शायद तक चाइल्ड लेबर बनकर काम कर रहे होंगे, उनको भी एजुकेशन का हक है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम। सारे के सारे स्टेट में इतनी काबिलियत है कि वो उनकी इनकम यानी कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके फॉर पीपल इन दैट एरिया। बट वो टूरिज्म इन द इट कुड भी कैसे बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, नई सर्विसेज बनानी चाहिए लाइक IT। सम ऑफ दोज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू मोर देन 35 लाख पीपल। अगर हम हमारे इंडिया जो है इतना डाइवर्स है हमारा इंडिया में हमको अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हमारे टूरिज़्म पे ध्यान दे तो हम 35 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अगर हम टूरिज़्म पर ध्यान देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग, इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड मोर स्टाफ। ठीक है, अगर हम ज़्यादा बच्चों को भेजना चाहेंगे स्कूल तो हमको ज़्यादा स्कूल्स चाहिए रहेंगे, ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग, ज़्यादा टीचर, ज़्यादा स्टाफ। तो नीति क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का, यानी इंडिया के सारे सर्विसेज, सारे सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना, इंक्रीज़ करना, बून करने का काम होता है नीति आयोग का। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हम थोड़े से एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दें, ज़्यादा बिल्डिंग्स लाएं, ज़्यादा टीचर्स, ज़्यादा स्टाफ मंगाए तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देंगे तो 20 लाख जॉब क्रिएट हो सकती है। टूरिज़्म पे ध्यान देंगे तो 35 लाख जॉब क्रिएट हो सकती है। आगे देखो, मनरेगा, इसमें क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बहुत लंबा नाम है, MGNREGA। मगन मतलब ऐसे जी जो है ना ये साइलेंट होता है तो मनरेगा बोल देते हैं इसको लोग, क्योंकि वो जी है ना साइलेंट ही रहता है एक तरीके से। तो ये क्या होता है? रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें कुछ नहीं हुआ था मेरे को यहाँ पे, हाँ मैं सोच रहा था इसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो जो मनरेगा है 2005 में लॉन्च हुआ था। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू डू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो क्या होता था, जो भी लोगों को काम चाहिए और जो लोग काम कर सकते हैं उनको 100 दिन तक काम करवाया जाता था। ऐसा नहीं कि फ्री में काम, उनको पेमेंट दी जाती थी एंड उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये काम कैसे करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि पर्टिकुलर 100 वुमेन को ले लिया और वुमेन को सिलाई करवाई गई, 100 दिन तक अच्छे से काम कराया, उनके पैसे दिए। फिर वो क्या करेगी, खुद वुमेन है ना सिलाई मशीन खरीदेगी और अपने एरिया में जाकर सिलाई का काम कर सकती है, पैसे कमा सकती है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अगर ये 100 लोगों को वो नहीं दे पाती तो वो अलाउंस देगी, अलाउंस यानी कि कैश भी देगी लोगों को। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। तो क्या है, वही काम करवाया जाएगा जो फ्यूचर में उनके हेल्प करेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये मनरेगा। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ईजी है। जहाँ पर काम ऑर्गेनाइज वे में हो, अच्छी तरह से काम हो, गवर्नमेंट के अंडर काम हो तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पर बिल्कुल काम ढंग से नहीं हो रहा है, कभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को भी काम से निकाला जा रहा है, गवर्नमेंट की भी बातें नहीं सुनी जा रही है, वो होता है अनऑर्गेनाइज। अब देखो इसमें 2 एग्जाम्पल देखें, कांता और कमल के। कांता देखो, ये हमारी कांता है। कांता जो है ना वो ऑफिस में काम करती है, वो ऑफिस जाती है 9:30 बजे, वापस आती है 5:30 बजे। वो क्या है, अपनी सैलरी रेगुलरली लेती है हर महीने के एंड में, और साथ ही साथ सैलरी के साथ साथ उसको गवर्नमेंट ने एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट शी ऑल्सो प्रोविडेंट फंड, उसको फंड्स भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज अ एम्प्लॉय। तो वो मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस भी उसको मिलते हैं, जैसे कि उसकी जो कंपनी उसको मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। कांता डज नॉट गो टू, वो ऑफिस नहीं जाती संडेज़ को,
और वो हॉलीडे के लिए भी उसको पेमेंट मिलती है। जब उसने ज्वाइन करा था वर्क को, उसको एक अच्छे से एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, बिल्कुल अच्छी तरीके से कि आप यहाँ काम करेंगी तो आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन इनको फॉलो करेंगे, आप इस पर सिग्नेचर करिए। मतलब ये कितना ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है। 9:30 पे आती है, 5:30 पे जाती है, संडे की छुट्टी बनाती है, उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिला हुआ है, उसको छुट्टी के भी पैसे मिलते हैं, उसको सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट अलाउ करती है वो सारे फंड्स भी मिलते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ काम हो रहा है। तो वो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बिल्कुल आप इसका अपोजिट देखो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कमल का एग्जांपल देखो, ये हमारा कमल है। तो कमल जो है ना वो कांता का नेबर है। वो है ना डेली वेज लेबरर है नियर बाय ग्रॉसरी शॉप। कोई एक इंसान की ग्रॉसरी की शॉप होगी, वहाँ पर ये डेली वेज लेबरर है कि हर दिन की इसको कमाई मिलती है। ये शॉप पे जाते हैं 7:30 बजे सुबह सुबह और 8 बजे वापस आता है इवनिंग में। नो अदर अलाउंस, उसको कुछ भी, बस उसको पैसे मिल जाते हैं दिन के आखिरी में, उसको कुछ भी अलग से पैसा नहीं मिलता। और अगर ये काम पर नहीं आया तो उस दिन उसको पैसा नहीं मिलते। ये देयरफॉर बिल्कुल वो छुट्टियाँ नहीं ले सकता। अगर छुट्टी लेगा तो उसको छुट्टी के पैसे नहीं मिलेंगे और उसको कोई फॉर्मल लेटर भी नहीं। जैसे उसने नौकरी ज्वाइन करी थी तो उसको कोई फॉर्मल लेटर नहीं मिला था कि स्टेट करा था देखो आपने यहाँ पर ज्वाइन कर ली नौकरी वगैरह वगैरह। और वो क्या बोलते हैं कि उसकी कोई भी फिक्स्ड टाइम भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, वो कभी भी इसको उसकी जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो वो कहाँ काम करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब देखते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के अच्छी तरीके से और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी अच्छी तरीके से। स्टार्ट करें, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत इजी है। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अशोर्ड वर्क। अब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी काम करते हैं लोग, वहाँ पे बिल्कुल रेगुलर काम मिलेगा उनको। अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल के अंदर उनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। अश्योर है उनका वर्क। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉ सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। जो भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह वगैरह, उन सभी को ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलो करता है। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर enjoy job security, fixed working hours, paid overtime. They also get several other benefits from the employers. तो जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो बिल्कुल एंजॉय करते हैं उनका काम, उनको कितना सिक्योरिटी है उनकी जॉब में। और फिक्स्ड वर्किंग आवर है कि भाई 7:30 से 5:30 बजे काम करना है तो उतना टाइम ही काम करेंगे। अगर वो ओवर टाइम काम करते हैं तो उनको ओवर पैसे भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो वो बहुत खुशी से रहते हैं। अदर बेनिफिट्स मैंने बता दिया कि छुट्टी लेंगे तो पेमेंट फिर भी मिलेगा, हॉलीडेज पे भी पेमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट कोई फंड्स जारी करती है उसका भी पेमेंट मिलेगा। और फिर क्या दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल व्हेन दे रिटायर दे ऑल्सो गेट पेंशंस। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर फॉल अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो खुद ही लोग अपने आप को एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि जो खुद की कंपनीज बनाते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। ये डिड यू नो का फैक्ट था। Some of the people may not be employed by anyone but may work as on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations। यानी कंपनी के हेड्स, यानी कि बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख लो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना वो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स होती है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो रूल्स एंड रेगुलेशन में उनको फॉलो नहीं करने पड़ते। वो चाहे तो अपने हिसाब से सैलरी रख सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। गवर्नमेंट भले ही बोलती कि 150 से कम सैलरी नहीं रखनी, लेकिन वो चाहे तो 150 रुपये भी कर सकते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर ओवर टाइम करोगे तो भी पैसे नहीं मिलेंगे, आप अगर छुट्टी लोगे तो भी पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप हॉलीडे जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप बीमार हो छुट्टी मना रहे हो तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आओ काम पे तभी पैसे मिलेंगे। अदर चीज़ें देखो वहाँ पे क्या देखी जाती है। व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव। अगर वहाँ पर कम काम होगा ना तो आपको कभी भी नौकरी से हटा दिया जा सकता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है जॉब की। अ लॉट ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब जैसे जैसे उनसे बेगिंग की जाती है, मतलब एम्प्लॉयर के साथ अगर पहचान अच्छी तो वो काम देगा, नहीं तो नहीं रखेंगे अच्छे, उसकी अगर इज्जत नहीं करेंगे तो ही कैन रिमूव अस एनी टाइम। ये जो सेक्टर है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल जॉब्स देखी जाती है, जैसे कि ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क के लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। यू कैन सी दिस। अब हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर। अब आप देख सकते हैं इन वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, अब इनको बचाने की ज़रूरत है। तो इनको प्रोटेक्ट कैसे करें, इनको प्रोटेक्ट करने के मेजर्स हम नीचे देखेंगे। रीजन्स वाई लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब आपने देखा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों, आपने देखा ऑर्गेनाइज में कितने अच्छी तरह से काम हो रहा है, लेकिन फिर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों करते हैं भला, ये है उसके रीज़न।
पहला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। गवर्नमेंट बोलेंगे ना कि अगर आपको सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट्स को मेडिकल इंश्योरेंस देना है तो कंपनी को करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बोले कि आपको सभी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देनी 10% बढ़ा दो तो कंपनी को करना पड़ेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज अपनी मर्जी की मालिक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, वेरी स्लो एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होती है ना, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना वो ऑफकोर्स कम होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत कम होती है, इसके कारण लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेनी पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। फिर आगे, दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेट टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट अगर हमारे काम में आएगी तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स नहीं पे करना चाहते, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कभी कभार लोग जो है एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको वेज जो है उनकी पेड नहीं होती है मीगर सैलरी, बहुत कम सैलरी होती है उन लोगों की भी कभी कभार। इरेगुलर अर्निंग, जॉब्स आर नॉट सिक्योर्ड, नो अदर बेनिफिट्स। कभी कभार ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा दूध का दूल्हा है, वहाँ पे जाओ तो एकदम ऐशो आराम, वहाँ पर भी कभी कभार दिक्कत देखी जाती है। एक और रेडियो नो आया है, सिंस द 1990s इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990 में बहुत सारे जॉब वर्कर्स जो थे उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से निकाल दिया गया था। दीज वर्कर आर फोर्स टू टेक अप जॉब इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर 1990 में बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया तो उनको जॉब काय में लेनी पड़ गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। हेंस बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर और इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन लोगों को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, इनको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मतलब क्या करेंगे, इनकी कोई अर्निंग नहीं है। So why are these vulnerable people who are these vulnerable people who need protection? तो ये कौन लोग हैं? अब देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक्सपोज्ड जो रूरल एरिया में कौन कौन लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कौन कौन लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। रूरल में जैसे कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है, जो फार्मर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको थोड़ी ज़रूरत है उनकी प्रोटेक्शन की। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो फार्मर जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, कि क्या लिखा है ये, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशंस, कारपेंटर एंड गोल्ड स्मिथ। यानी कि जिनके पास जो ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, छोटे फार्मर्स, शॉपकीपर्स, आर्टिशंस और खुद के क्या बोलते हैं कारपेंटर्स। गोल्ड स्मिथ जो बहुत छोटा, जैसे आप सोचेंगे गोल्ड स्मिथ यानी सोने का व्यापार करने वाले, लेकिन फिर भी बहुत छोटा सोने का व्यापार करने वाले। अर्बन एरिया में किसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है उनकी। कैजुअल वर्कर है, कंस्ट्रक्शन ट्रेड या फिर ऑटो का काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट पे कुछ बेचते हैं। हेड लोड वर्कर, सर पे मतलब वजन उठाने का काम करते हैं। गवर्नमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स वगैरह वगैरह। सो नियरली 80% रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो जितने भी 80% जो रूरल एरिया में लोग हैं ना, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। फार्मर कैन बी सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेट फैसिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ सीड, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। अगर फार्मर्स को थोड़ी बहुत सीड्स अच्छे से मिल जाए, एग्रीकल्चरल इनपुट मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, क्रेडिट यानी पैसे मिल जाएँ, तो एग्रीकल्चर में वो अच्छा काम कर सकते हैं। ये हैं तरीके उनको प्रोटेक्ट करने के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हो रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोसेसिंग फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ इनपुट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास खुद के इतने पैसे नहीं होते, उनको भी गवर्नमेंट की हेल्प लगती है। द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। दोनों ही अर्बन एंड रूरल एरिया के वर्कर्स जो है ना, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। अब ज़्यादातर ये जो वर्कर्स होते हैं ना, SC ST कास्ट के, बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और उनको बहुत कम जॉब पे बहुत कम पैसे मिलते हैं, बहुत कम सिक्योरिटी होती है, और कभी कभार उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो छोटी कास्ट के होते हैं ना, तो कभी कभार उनको डिस्क्रिमिनेशन भी सहनी पड़ती है। प्रोटेक्शन इज़ देयरफॉर नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए प्रोटेक्शन। ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के डिफरेंस मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ रहा हूँ। ये गवर्नमेंट में रजिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट में रजिस्टर है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होती। यहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे नहीं होती है। इनको हॉलीडे में पेमेंट्स मिलती है, फंड्स भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर काम पर आओगे तो ही पेमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर दिया हुआ है, इन अ हॉस्पिटल, लार्ज फैक्ट्री वर्कर,
या फिर आप कोई चाहो तो डेली वेज लेबरर या फिर क्या लैंडलेस फार्मर कुछ भी दे सकते हो। अब सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की बेसिस पे कितने टाइप के सेक्टर होते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट रन करती फॉर द पब्लिक। गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज दे रही है ना, वो सब पब्लिक सेक्टर की आती है। रट लो डिफाइन, गवर्नमेंट जो सर्विस देती है वो सब आती है पब्लिक सेक्टर में। द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विस दैट कम अंडर पब्लिक सेक्टर। उसका क्या पर्पस होता है? पर्पस होता है कि प्रॉफिट नहीं कमाना, लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस। भले वो लोगों से इतना प्रॉफिट नहीं कमाती, लेकिन गवर्नमेंट क्या लेती है? टैक्स लेती है ना लोगों से। तो जो टैक्स लेती है ना गवर्नमेंट, उससे गवर्नमेंट का काम हो जाता है, इसलिए वो लोगों से ज़्यादा हाई चार्ज नहीं करती। एग्जाम्पल जैसे कि रेलवेज और पोस्ट ऑफिस। अगर गवर्नमेंट ने रेलवे जो है पब्लिक से प्राइवेट कर दिया ना, अब देखो कि रेलवे टिकट की प्राइस इतनी हाई हो जाएगी क्योंकि लोग खुद का सोचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पीपल का सोचती है। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जहाँ पर वो खुद के मतलब एक इंसान या फिर कोई कम्युनिटी या फिर कोई इंसान या फिर कोई कम्युनिटी उसको ओन करता है। ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। इनका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस वगैरह, ये विप्रो, बहुत सारी कंपनीज जो है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है। ये लोगों को सर्विसेज भले देते हैं, जैसे रिलायंस ऑयल की सर्विसेज देते हैं, हमारे डेटा की सर्विस देते हैं, भले ही सर्विसेज पूरी देते हैं, लेकिन ये अपने से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। अगर हमारे इंटरनेट कनेक्शन जो हमारा BSNL देता है, हमारा आई डोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ BSNL, बट BSNL का इंटरनेट कनेक्शन जो हमारी गवर्नमेंट देती है वो बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू रिलायंस। बट अब एज यू नो कि गवर्नमेंट दे रही है, सो व्हाट वुड बी द क्वालिटी। सो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ के सारे एसेट्स और कौन ओन करता है? इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। गवर्नमेंट सेक्टर में ऑल सर्विसेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल सर्विसेज इन द पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में ये कौन ऑफर करता है? ओनर या फिर द फर्म। गवर्नमेंट रेजेस मनी, कहाँ से रेज करती है मनी? थ्रू टैक्सेस। पर ये प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं वो खुद ब खुद जो लोग उनकी सर्विसेज लेते हैं ना, उनसे मनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर में ना कोई भी प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं होता, लेकिन पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट अर्न करने का कोई मोटिव नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में होता है। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस, यहाँ लास्ट में एग्जाम्पल दे देना, रेलवे और पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे टाटा स्टील, रिलायंस एक्सेट्रा। अब आज देखो, अब रोल क्या होता है गवर्नमेंट का इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब आप अपन जैसे कि लोग हैं, वी हैव एजुकेट मनी कि हम सारी की सारी सर्विसेज को ले सकते हैं, ऑफ बार्बर वगैरह जितनी भी बेसिक सर्विसेज होती हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बेसिक सर्विसेज के भी पैसे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है उन लोगों को। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे जाओ, जैसे इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रिलायंस, वो कितना महंगा होता है? 150 रुपीज़ पर, आई डोंट रिमेंबर द मच अमाउंट, बट हाँ बहुत महंगा होता है। बट जो डेटा होता है उन सभी को नीड होती है। जो प्राइवेट सेक्टर जो लोग होते हैं ना, वो बहुत हाई प्राइस लेके रखते हैं जो लोग नहीं ले पाते। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इवन इफ प्राइवेट सेक्टर डू प्रोवाइड दीज थिंग्स, दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज़। Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। तो गवर्नमेंट को आती है दया, वो देखते हैं कि लोग नहीं कर पा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, लोगों की आती है बीच में और लोगों की हेल्प करती है, और मतलब और ऐसा चाहती है कि सभी लोग सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. तो क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी देता है, गवर्नमेंट भी देती है। तो प्राइवेट सेक्टर उन लोगों को देता है जो विच कैन बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन गवर्नमेंट भी बीच में आती है जो बहुत चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोथ प्राइवेट भी देती है, गवर्नमेंट भी देती है। तो जो लोगों के पास है भाई वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाओ, जिन लोगों के पास नहीं है इतने पैसे वो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी से काम चलाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ
road, bridges, railway, harbors, generating electricity, etc. ensure that these facilities are available for everyone. अगर कोई प्राइवेट सेक्टर रोड बनाने लग जाए, ब्रिजेस बनाने लग जाए, रेलवे बनाने लग जाए, रेलवे का काम संभाल ले, तो जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई कर देगा प्राइसिंग। इनफैक्ट वो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है वहाँ पे। इसलिए ये सारे काम सिर्फ गवर्नमेंट करती, ताकि ये सारी चीज़ें जो है इनकी फैसिलिटीज सारे लोग इंजॉय कर सकें। In India, nearby half of children are malnourished and a quarter of them are critically ill. जो इंडिया में है ना, लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल मेल न्यूरिश यानी कुपोषित है, उनकी मतलब हेल्थ केयर बहुत कम है। इन क्वार्टर यानी कि 1/4 जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही बीमार है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, जैसे कि एक बेबी बॉर्न हुआ तो क्या बोलते हैं उसके 1 ईयर में आते आते मतलब वो 1 साल के पहले ही कितने बच्चे मर जाते हैं अगर 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं। जैसे समझ लो MP का दिया हुआ है ना, मध्य प्रदेश अपना ही बताया हुआ है, मध्य प्रदेश का दिया है। मध्य प्रदेश में अगर 1000 बच्चे जन्मे और 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए 1 साल की उम्र के पहले ही। समझ लो MP में 1000 बच्चे पैदा हुए और उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए जब तक वो 1 साल के हुए भी नहीं थे, 1 साल के पहले ही। तो ओडिशा में ऐसे 1000 में से 40 बच्चे मरते हैं। मध्य प्रदेश में 48 बच्चे मर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 in 1000 में से। ये बहुत ज़्यादा हाई है। ये पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड भी आप चले जाओ ना तो वहाँ पर से भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब तो इसके कारण हमारी जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वो स्कूल्स रन करती हैं, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलाती हैं फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी गवर्नमेंट ध्यान देती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी, पुअर लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो पुअर लोगों का ध्यान रखे, उन लोगों का ध्यान रखे जिन पे कोई ध्यान नहीं रखता। द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज, इसलिए ऐसे रूरल एरियाज में गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे खर्च करती है। So that's the end of this lesson. I thank you so much. I hope you enjoyed this video. सब समझ आ गया होगा। It was an easy lesson, कुछ भी टफ नहीं था। अगर टफ लगा हो, कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। कोई डाउट भी हो तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। सो इसका जो नोट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियोस आती रहेगी चैनल पे। वीडियो को कर देना लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आई प्ले टू मच हार्ड वर्क मेकिंग दीज वीडियोज़। इनको एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, एंड एज अ स्टूडेंट जो काम होता है वो डबल हो जाता है। दैट्स वाई ये इसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much for watching. Bye bye.